अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है? हाँ, मतलब इट कैन चेंज वेलोसिटी। किसको चेंज नहीं कर सकता? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? स्पीड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसको चेंज नहीं कर सकता? स्पीड को। ठीक है, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या यूनिफॉर्म रहेगी? हाँ, अच्छा। कौन जो है इसकी स्पीड की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है? दूसरा कौन था? कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकती है। कौन कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट वाले पार्टिकल को मोशन में नहीं ला सकता? मैग्नेटिक फील्ड मोशन वाले पार्टिकल को मोशन में बनाए रख सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। रख दो साइड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैन मेक द पार्टिकल एट रेस्ट टू परफॉर्म मोशन। वो रेस्ट वाले पार्टिकल को मोशन में ला सकता है, वो उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड को भी बढ़ा सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक पार्टिकल, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो पार्टिकल एक्सेलरेट हो सकता है। बोलो क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का काम। चलो पहले लिख लेते हैं लोग। ठीक है, ठीक है, देखो इफेक्ट ऑफ स्टार डालो और लिखो। ये बुक्स में नहीं है, मैं आपकी नोट्स के लिए लिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो इफेक्ट्स ऑफ चार्ज, इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल। इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल। इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल। Point number one, magnetic field cannot affect a charge at rest. Magnetic field cannot affect a charge at rest. A charge at rest. Second, magnetic field can keep a particle in motion which is already performing some motion. Magnetic field can keep a particle in motion which is already performing some motion. Next, it cannot change the speed of particle. It cannot change the speed of particle. It cannot change the speed of particle. ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो और लिखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल। Effect of electric field on a charged particle. Effect of electric field on a charged particle. On a charged particle. ठीक है, लिखा आपने? Yes. Effect of electric field on a charged particle. ठीक है. Electric field can move a charge from rest. Electric field can move a charge from rest. Electric field can move a charge from rest. लिखा आपने? सेकेंड पॉइंट क्या लिखा था मैग्नेटिक के लिए? वो तो ये भी कर सकती है, तो इसके लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड can also keep a particle in motion which is already in motion. ये तो दोनों के लिए सेम है, बराबर। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक काम एक्स्ट्रा कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड से, वो क्या? एक्सेलरेट कर सकती है। पहला रेस्ट वाले को मोशन में ला सकती है, जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर सकती। हाँ, मोशन वाले पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड भी मोशन में रख सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
सेम है जैसा मैग्नेटिक फील्ड का था, सेम है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो कीप द पार्टिकल इन मोशन व्हिच इज ऑलरेडी परफॉर्मिंग सम मोशन। ठीक है, लिखा आपने? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द एबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द एबिलिटी टू चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, टू चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, टू चेंज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना, ये रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े, उसमें से कुछ चीज़ हमने यहाँ पे निचोड़ के निकाल ली। रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो अब तक हम लोग पढ़ के आए हैं, उससे निचोड़ के कुछ कंक्लूजन हमने यहाँ निकाल लिए। ठीक है, अब ये सारे कंसेप्ट जो हमारे डेवलप हुए हैं, साथ में ये कंबाइन करेंगे और हम लोग साइक्लोट्रॉन को समझेंगे कि साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट को हमने अप्लाई कर दिया क्या बनाने के लिए, एक डिवाइस बनाने के लिए। दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन। तो स्टार डालो और लिखो साइक्लोट्रॉन। अब हम लोग समझेंगे ये सारे कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, पूरे अप्लाई करने वाले हैं। स्टार डालो और लिखो साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन लिखा आपने? यस सर। अब इसका मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, पहले वो लिखो। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस used to accelerate charged particle. It is a device which is used to accelerate charged particle to very high speed. अगर किसी चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी या वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। Ke = ½ mv², v बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हम किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इसके आगे थोड़ा सा ऐड कर दो। इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई स्पीड एंड हेंस वेरी हाई एनर्जी। यानी ये पार्टिकल को बहुत हाई एनर्जी पे क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इन पार्टिकल एक्सेलरेटर का पर्पस क्या है। एक पार्टिकल लिया, हमने उसको बहुत हाई वेलोसिटी पे एक्सेलरेट कर दिया। अरे पर कर क्यों रहे हैं, पढ़ लिए, किसी ना किसी पे चिपकाना तो खाली अप्लाई कर दो, नहीं, कुछ तो उसका एप्लीकेशन होगा। तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इसका, वो ये है, मैंने आपको बताया। इफ वी वांट टू परफॉर्म एनी न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर फिनोमिना, और न्यूक्लियर फिनोमिना कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और मैंने आपको ये बात बताई है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर स्टक टू ईच अदर बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। एंड व्हाट इज दैट फोर्स कॉल्ड एज, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। यस, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये फोर्स दोस्तों इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि इसको तोड़ने के लिए हम लोग को ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। मतलब अगर दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़े हुए ना, इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हैं कि अगर इनको तोड़ना है तो उसके लिए बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी चाहिए। यानी जो भी पार्टिकल आप इस पे फेंक के मारोगे ना कि ये तो टूट जाए, अलग हो जाए, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी से मारना पड़ेगा। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो हम इतनी ज्यादा एनर्जी इतने से पार्टिकल में डाल नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसके लिए हमने ये डिवाइस बनाया, पार्टिकल एक्सेलरेटर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, ये पार्टिकल को क्या करते हैं, नाम में ही है पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो क्या करेगा, ये पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा एट वेरी हाई एनर्जी। और जब ये होगा तो इससे क्या होगा, जब इतनी हाई एनर्जी से ये पार्टिकल जाके न्यूक्लियस को हिट करेगा, इट विल ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसमें से जो भी होने वाला है वो दिखेगा। देखी नहीं थी ना भाई दुनिया ने, वही तो देखना था, इसीलिए तो बना है। फिर हमको पता चला कि न्यूक्लियर फिनोमिना कैसे होते हैं। आज भी स्टडी करना है न्यूक्लियर फिनोमिना, तो इसी के लिए हम लोग ये सारे एक्सेलरेटर बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर 27 किलोमीटर गोल में है, 27 किलोमीटर का है, पार्टिकल उसमें
बहुत हाई स्पीड पे उसको घुमा के इतना एक्सेलरेट करते हैं ना, उसी से हिग्स बोसोन नाम के पार्टिकल का इन्वेंशन हुआ था 2012 में या शायद 2008 में। एक नया पार्टिकल का ही जन्म हुआ, समझ रहे हो? बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल एक्सेलरेटर विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। अरे जो तुम पढ़ रहे हो अभी, इसी प्रिंसिपल पे इतने इतने बड़े बड़े कोलाइडर्स काम करते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर काम करते हैं, मामूली चीज नहीं है ये, ठीक है? मतलब आप समझ लो कि साइंटिस्ट की थियरी है कि लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जो पार्टिकल जिम्मेदार है, वैसे वैसे पार्टिकल हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, मतलब पता चलता है, समझे? क्लियर है? बोलो समझ में आया? अच्छा, इसका पर्पस समझ में आया? बेसिक मेरे को यही समझाना था कि इसका पर्पस क्या है। तो एक्सेलरेट पार्टिकल एट वेरी हाई स्पीड, तो क्यों कर रहे हैं सर? अरे भाई चीजों को स्टडी करने के लिए, न्यूक्लियर फिनोमिना स्टडी करना है। तोड़ोगे तो ही समझ में आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वो चीजें टूटेंगी तो क्या होगा उससे। तो ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए हमको चाहिए। दूसरा, इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी आयन इन अ सॉलिड, अभी सॉलिड का स्ट्रक्चर तो ठोस होता है, एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं। अब इनमें अगर आपको कोई उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है मटेरियल की, उसको टफ बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल ऐड करना पड़ेगा। अब सॉलिड्स में इतना इजी नहीं होता इन पार्टिकल्स को ऐड करना, तो क्या करते हैं, पार्टिकल को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करके फिर उसमें छोड़ो। अब इतनी ज्यादा एनर्जी होगी तो वो इजीली पास हो जाएगा, ठीक है, पेनिट्रेट कर जाएगा। इसलिए भी टू इंसर्ट आयंस, मतलब चार्ज पार्टिकल इनटू एनी सॉलिड, इनके लिए भी यूज होता है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या एप्लीकेशन है इनके, ठीक है? अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि भाई ये सब को स्टडी करके हम लोगों को मालूम पड़ता है दुनिया में ये चीजें कैसे काम करती है, फिर वो चीजें, वो नॉलेज को यूज करके हम कोई डिवाइस दुनिया में वजूद में लाते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी करके आया ना, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब अभी अभी आ रहा है। इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बॉम्ब। और जो एटम बॉम्ब था, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है? 100 गुना ज्यादा ताकत रखता है एक फ्यूजन बॉम्ब, फिजन से। जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था, इट वाज अ फिजन बॉम्ब, न्यूक्लियर फिजन वाला था वो, ठीक है? अभी भी जो बन रहे हैं ना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बन रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एक फ्यूजन बॉम्ब फटा ना तो कितनी तबाही कर सकता है मालूम है? अच्छा, एक फिजन बॉम्ब फटेगा ना तो ऑलमोस्ट पूरी मुंबई को, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऐसा प्लांट बना देगा, ऐसा फ्लैट बना देगा। और एक फ्यूजन बॉम्ब क्या कर सकता है मालूम है? ये अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था, ऐसा बना देगा। और एक ताज्जुब की बात बताऊं, एक फैक्ट बताऊं, जो एक फ्यूजन अर्थ पे होने से अर्थ का ये हाल हो जाएगा ना, राइट नाउ ऐसे मिलियंस ऑफ फ्यूजन सन पे हो रहे। अभी राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं ना, सिर्फ राइट नाउ मिलियंस ऑफ फ्यूजन हो रहे सन में। सोचो सन कितनी बड़ी एनर्जी का गोला है, कितनी ट्रिमेंडस अमाउंट में उसमें से हीट एनर्जी निकल रही होगी, फिर भी अपनी जगह पर है, ना कोई सपोर्ट ना कुछ। हाँ, सोचने वाली बात है कि कभी कभी ऐसा सोचोगे ना, समझ में नहीं आएगा कैसी बनी है दुनिया, कैसे एग्जिस्टेंस में आया ये सब कुछ। इतनी भयंकर चीज है, मतलब वो मिलियंस ऑफ टाइम जो सन में पर सेकेंड हो रहा है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक भी अर्थ पे हो जाए ना तो अर्थ एग्जिस्ट नहीं करेगा, लाइफ वेपराइज हो जाएगी यहाँ से, समझे? खतरनाक चीज है ना फिजिक्स। बोलो क्लियर? हाँ, तो पर्पस समझ में आया पार्टिकल एक्सेलरेटर का, टू स्टडी न्यूक्लियर फिनोमिना। हाँ, एक और न्यूक्लियर फिनोमिना से रिलेटेड एक और चीज है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, ठीक है? तो ये रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करना है तो जानबूझ के करवाते हैं, ताकि पता चले कि कोई एलिमेंट कितना ज्यादा रेडियो एक्टिव है। तो वो एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए भी ना न्यूक्लियस के अंदर फेंक के मारना पड़ता है, समझे? पार्टिकल को तो वो न्यूक्लियस के अंदर मालूम है, अब सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए, उनको अलग करना है तो हाई एनर्जी वाला पार्टिकल दे मारना पड़ेगा, बराबर? तो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, न्यूक्लियर फिनोमिना स्टडी करने के लिए, सॉलिड्स में आयंस इंड्यूस करने के लिए, समझ में आया? इन सब एप्लीकेशंस के लिए, सब है ना भारी दुनिया से बाहर की चीजें ये सब, बट ये दीज आर रियल एप्लीकेशंस फॉर व्हिच पार्टिकल एक्सेलरेटर्स आर यूज्ड, एंड साइक्लोट्रॉन इज वन ऑफ द टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर। जैसे वेंटी ग्राफ था,
जैसे लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है जो आज दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वैसे साइक्लोट्रॉन। लेकिन साइक्लोट्रॉन ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट सामग्री है तुम घर पे भी बना सकते हो। हाँ, चीजें हैं तुम्हारे पास सफिशिएंट, तुम घर पे भी बना सकते हो। और जो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है उसकी पावर बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, समझना पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या है। अब ये सारे जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है ये किस पे काम करते हैं, ये जो अभी आपने पॉइंट लिए ना, देखना इसको वजूद में लाएंगे हम। तो पहले तो स्टार डालो और लिखो साइक्लोट्रॉन, लिख लिया, डेफिनेशन लिख लिया, स्टार डालो लिखो यूजर्स ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब हम लोग आए उसके यूजर्स पे, इसके बाद देखेंगे बना कैसे, फिर उसके बाद वर्किंग। और यूजर्स पे, यूजर्स ऑफ साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट यूज टू स्टडी न्यूक्लियर फिनोमेना, टू स्टडी न्यूक्लियर फिनोमेना। Second, to insert ions into solids. To insert ions. Ions का मतलब समझते हो, चार्ज पार्टिकल को ही ions बोलते हैं। yes. To insert ions into solid. Third, to start radioactive decay. To start radioactive decay. ये radioactive decay, radioactivity ना, ये अपने को इन डिटेल पढ़ना है। आगे अपना मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर है एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियस में, लिखा आपने? ठीक है, मैं आपको यहीं पे इसका डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ। इट कैन ओनली एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन रख दोगे इसके अंदर तो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा ये। इट कैन ओनली एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एंड मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब देखते हैं दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए और कैसा। अच्छा, मुझे आप बताओ, पार्टिकल एक्सेलरेटर के नाम नहीं है, क्या करना है इसमें अपने को? पार्टिकल को एक्सेलरेट। ठीक है, क्या करना है? ये कौन करेगा अकॉर्डिंग टू यू? विच फील्ड विल डू दिस फॉर अस? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड करेगा। विच फील्ड विल डू दिस वर्क फॉर अस? वी नीड टू एक्सेलरेट अ पार्टिकल, तो विच फील्ड विल डू दिस वर्क? इलेक्ट्रिक फील्ड। को समझ में आता है, मतलब चीजों को ये प्रैक्टिकली समझती है। ठीक है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बोलूं? मैंने अभी तो बताया मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकती है, वो तो हमने लिखा है। तो अगर एक्सेलरेट करवाना है तो कौन सी फील्ड ये काम करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो ठीक है। तो मुझे पार्टिकल को ज्यादा से ज्यादा किस में रखना पड़ेगा? क्यों? क्या करा? मोशन कराएगा। मोशन कराना मतलब एक्सेलरेट। मेरा मकसद एक्सेलरेट होगा तो मोशन में तो ऑटोमेटिकली आएगा। जब एक्सेलरेट होगा तो मुझे क्या करवाना? मेरा पर्पस है एक्सेलरेट करवाना। ये कौन सी फील्ड करके देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड करके देगी। चलो इतने में हम लोग एकदम क्लियर है। ठीक है, मैंने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो, यहाँ पे मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना सकते हैं? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। कैसी बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड? दो प्लेट्स ले लो, एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दो, एक को नेगेटिवली चार्ज। वो कैसे करते हैं मालूम है ना? वो सब अभी मैं बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कैपेसिटर पढ़ाते वक्त बताया था। आगे चल के सिर्फ मैं प्लेट्स बनाऊंगा, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली होना चाहिए कैसे हुई बैटरी बैटरी कनेक्ट करके, वो सब कहानी इसकी हो चुकी। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना ना, तो वो पार्टिकल को मैंने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। हो जाएगा नहीं एक्सेलरेट? जाहिर सी बात है, अभी जीरो पे था, टाइम के साथ ये वेलोसिटी इसकी बढ़ने लगेगी तो एक्सेलरेट होगा। अरे लेकिन टकरा गए हैं जाके, कितने टाइम हो जाएगा ऐसे? तो अगर मुझे इसको एक्सेलरेट करते रहना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लेंथ खत्म हो गई और ये मूव नहीं हो पाया इलेक्ट्रिक फील्ड में, मूव नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कैसे? एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी के साथ होते रहता है, तो उसके लिए तो पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में रहना चाहिए। लेकिन ये हो पा रहा है इधर नहीं। चलो मैं फिर उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस प्लेट को बहुत लंबा कर देता हूँ। तब क्या पार्टिकल ज्यादा टाइम के लिए रह पाएगा? यस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब यहाँ से पार्टिकल शुरू हुआ और जाहिर सी बात है यहाँ पे डिस्टेंस इतना है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा।
अगर पार्टिकल ज्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ये ज्यादा टाइम तक क्या हो सकता है, जितना ज्यादा टाइम तक एक्सेलरेट होगा उतनी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी आएगी, जितनी ज्यादा एनर्जी आएगी उतनी ज्यादा एनर्जी से बाहर निकलेगा, सामने वाले को फोड़ के रख देगा। क्या यही हम चाहते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाना चाहते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पार्टिकल के पास कब आएगी, जब उसके पास वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा होगी। अब ये वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा कब होगी, जब ये ज्यादा से ज्यादा टाइम तक किसके अंडर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो करने के लिए हम लोगों को फिर ये लेंथ लंबी करनी पड़ेगी ताकि ये ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद रहे, तो एक्सेलरेट होता रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ये याद है E is equals to V by D, D बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, मतलब हमारा सोल्यूशन हमारे लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि द वेरी पर्पस ऑफ कीपिंग दिस पार्टिकल फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ही रिड्यूस हो गई तो क्या फायदा फिर लंबे टाइम तक रख के भी, एक्सेलरेशन तो वही बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अब क्या कम हो गई, जो एक्सेलरेशन बढ़ाने वाली चीज है वही कम हो गई। ओहो, तो अब कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, मतलब इसको ऐसा स्ट्रेट नहीं बना सकते, कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रहे और ये लेंथ भी, आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, लेंथ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, लेकिन वो भी करना जरूरी है क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो अपने को दो चीज यहाँ पे लग रही है कि यार एक तो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में बना रहे, दूसरा लेंथ भी इंक्रीज ना हो, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। मतलब वी नीड टू कीप द लेंथ कांस्टेंट बट वी नीड द पार्टिकल टू बी मोर एंड मोर टाइम इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर बराबर। इसके लिए क्या दिमाग लगाया गया मैं आपको बता दूं, वो आपको इसीलिए ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा क्योंकि अभी मैंने आपको ये समझा दिया क्यों उसका साइक्लोट्रॉन का शेप वैसा रहता है, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपने इसके डिसएडवांटेजेस समझ लिए। क्योंकि हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, तो एक्सेलरेशन करने वाली चीज ही कम हो गई, तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा क्या, बना क्या रहे, जो नाम है वही नहीं हो पा रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेटर बना रहे और एक्सेलरेशन करने वाली चीज ही कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन हो पाएगा। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक ड्रम लिए, ड्रम तेल वगैरह की दुकान पे देखे हो, बनिए की दुकान पे स्टील के ड्रम होते हैं, वैसा ड्रम, वो ड्रम अंदर से हॉलो होता है, अंदर आप कुछ भी भर सकते हो, मटेरियल उसके सिर्फ सरफेस पे होगा, ठीक है, इमेजिन, ठीक है। अब फिर से अपने इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाओ, ठीक है। एक ड्रम हमने लिया, उस ड्रम, वो ड्रम का शेप कैसा होगा, ऊपर से देखोगे तो सर्कल, उसको मैंने बीच से काट दिया, तो आधा सेमी सर्कल इधर मिलेगा। अच्छा मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ एक डी, यहाँ एक डी, अरे क्या बात है, ऐसी कुछ दिखेगा। मतलब आप अभी इसको ऊपर से देख रहे हो, इमेजिन करो, तो क्या आपको ऐसा और ऐसा कुछ दिखेगा ऊपर से, ये इसका शेप कैसा है, कौन से अल्फाबेट जैसा, दैट इज व्हाई वी कॉल दीज एज डीज। इसको क्या बोलते हैं, डीज, शेप है डी जैसा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डीज। यहाँ तक कुछ डिफिकल्ट था, समझ में आया। धीरे धीरे देखो आप कैसे साइक्लोट्रॉन वजूद में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, कोई स्टील का ड्रम लिया, ठीक है। स्टील का इसलिए क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए अपने को, कोई भी, आप कॉपर का ले लो, तांबे का चलेगा, बहुत पैसा है तो कौन सा और अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर, चांदी का ड्रम लो, ठीक है। ले लिया आपने, बीच से कट कर दिया, दो सेपरेट डी ऐसे दिखने लगे आपको ऊपर से, हाँ। फिर हमने क्या किया, ध्यान से सुन और इसको इमेजिन अपने को करते रहे ना, देखो एकदम मस्त समझ में आएगा। यहाँ ऊपर ये ड्रम के ऊपर मैंने एक मैग्नेट रखा जिसका नॉर्थ पोल इधर है, और नीचे एक मैग्नेट रखा जिसका साउथ पोल इधर है। तो कहां से कहां जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डाउन टू अप या अप टू डाउन, अप टू डाउन, नॉर्थ टू साउथ। अरे फिर ऊपर से देखोगे तो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्या बात है, मतलब इमेजिन कर रहे हो बराबर, हाँ। क्योंकि मैं डायग्राम में सब बनाने जा रहा हूं, ध्यान दो,
तो क्या ऐसा बनो चलेगा? इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये 4 क्रॉस बना दिए बाजू में, इसका मतलब इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मौजूद है। चलो यहाँ भी बना देता हूँ, है ना, मतलब ये ड्रम में से भी तो पास होगी ना, ठीक है, ड्रम को बराबर हमने इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। अब इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? ध्यान से ठीक है, इसको मैंने एकदम मस्त चकाचक बाहर से कवरिंग दे दिया, टेंशन नहीं अपने को, बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल इसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, ठीक है। और एक चीज, वो ड्रम में ना अंदर मैंने एक छोटी सी सेटिंग किया, यहाँ पे एक होल बनाया छोटा सा, और यहाँ पे ऐसी ओपनिंग दे दी। क्यों? अरे भाई पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो कहीं से बाहर भी तो आना चाहिए ना, हाँ, तो वहां से मैंने ओपनिंग दे दिया, बराबर। बोलो क्लियर है इतना? ये है वो ओपनिंग, ठीक है। और यहाँ एक छोटा सा पार्ट लगा होता है जिसको हम डिफ्लेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टर। ये क्यों? मतलब ये बस थोड़ा सा डायरेक्शन दे दे पार्टिकल को, क्यों बाहर निकल जाए, वरना ये घूमता ही रहेगा अंदर। जब पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए ना तो इसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर देगा ताकि सीधा पार्टिकल बाहर निकल जाए। बोलो इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? आप दोस्तों ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ बीच में दोनों डीज रखी हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये दो डीज के बीच में जो गैप है, ठीक है, लेट दिस बी, चलो यहाँ ऊपर बना देता हूँ, लेट दिस डिस्टेंस बी स्मॉल डी, ठीक है, ठीक है। अब इसके बीच में आपने एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल रख दिया, मतलब जिसमें से क्या बाहर निकलेंगे? चार्ज पार्टिकल। तो मान लो यहाँ पे प्लस क्यू नाम का एक चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, डीज रखी हुई थी, उन डीज के बीचों बीच हमने क्या रख दिया? एक चार्ज पार्टिकल। और ये पूरा सिस्टम किसके बीच में रखा हुआ है? ऊपर से नीचे के, हाँ वो कवर है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ क्या आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या ये सब आप इमेजिन कर पा रहे हो? क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी? तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं। समझ में आया? पक्का? अब हम लोग वर्किंग देखने वाले हैं। सुनो, हमने क्या किया, दो डीज थी ना, एक डी से कनेक्शन लिया, एक डी से कनेक्शन लिया, दोनों वायर को एक मैंने एसी सप्लाई में जोड़ दिया। ठीक है, ये कौन सी सप्लाई है? एसी। ये ऐसी वेव किसकी होती है? एसी करंट की होती है। ये कैसे? हाई वोल्टेज, वो भी बहुत हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज एसी सप्लाई से मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, हाई वोल्टेज एसी सप्लाई मतलब लगभग ये 10 टू द पावर ऑफ 6 वोल्ट, मतलब समझ रहे हो 1 मिलियन वोल्ट का एसी सप्लाई है। ये बहुत हाई हो गई। अच्छा, आप जानते हो दोस्तों कि एसी करंट जो होता है ना, वो ऐसी साइकिल्स में फ्लो होता है। इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे की कहानी आप बोलोगे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जिस पे काम करने वाला है हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, और देखना आपके मुंह से निकलेगा कि ये साइक्लोट्रॉन कैसे काम करेगा। चलो देखे, शुरू करें इसका वर्किंग। हाँ, अब ये बटन मैं चालू करने जा रहा हूँ, देखो साइक्लोट्रॉन चालू होने वाला है अभी। हाँ ठीक है, तो ये एसी करंट में जोड़ दिए, बहुत हाई वोल्टेज है। अब क्या करना है? बटन चालू करना है। टक, चालू किए। जैसे हमने बटन चालू किया दोस्तों, पहली हाफ साइकिल कौन सी चलेगी? पॉजिटिव। जैसी पॉजिटिव हाफ साइकिल चली, ये साइड बन गया पॉजिटिव, ये साइड बन गया नेगेटिव। अरे तो ये डी क्या हो जाएगी? मतलब ये पूरा साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और ये पूरा साइड क्या हो जाएगा? अरे तो जहाँ एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव बन गया, वहां पे क्या बन जाती है बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? और कहां से कहां जाती हुई? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट? मतलब क्या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बन रही है तो ये चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा? राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? वेरी गुड। तो चलो भगा दो इसको राइट में। चला गया ये राइट में। बोलो क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? एक और फॉर्मूला है, साइड में लिख के रखता हूं, उसका काम आने वाला है। R इक्वल टू mv बाय qb। याद रखना, v परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे उसका थोड़ा सा काम है, लेकिन वो तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कहां भागा? राइट में। कहां भागा? कहां भागा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इतने हिस्से में है, क्योंकि अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब घुस गया यहाँ पे, बीच में चार्ज पार्टिकल था, यहाँ एक डी थी, यहाँ एक डी थी, ये चार्ज पार्टिकल घुस गया। कहाँ पे? लेफ्ट वाले डी में। आपके लिए कौन सा है वो? राइट वाला। राइट वाले डी में घुस गया। अरे चार्ज पार्टिकल अंदर के अंदर तो कुछ भी नहीं है,
अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर क्या है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात है, इमेजिन कर पा रहे हो ना अंदर क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो मेरे को इतना तो मालूम है इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा सोच के देखो, ये इस डायरेक्शन में मूव हुआ तो ये क्या है इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब सोचो सोचो सोचो, क्या यही कांसेप्ट हमने नहीं पढ़े थे? वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी ऊपर से देख रहे हो ना, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड मतलब वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड। अरे क्या बात है, अरे ये क्या हो गई, ये क्या हो गई? और जब ऐसा होगा कि V और B परपेंडिकुलर हो जाए, चार्ज पार्टिकल क्या करने लगेगा? क्या हेलिकल नहीं भाई, क्या क्या सर्कुलर मोशन। तो क्या ये चार्ज पार्टिकल अंदर घुसते साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? अरे लेकिन जैसे ही ये इधर आया, ये पॉजिटिव हाफ से नेगेटिव चालू हो गई। जैसे ये नेगेटिव हाफ साइकिल चालू हुई, अब ये पॉजिटिव क्या बन गया, ये नेगेटिव क्या बन गया? तो अगर ये पूरा पॉजिटिव हो गया तो ये प्लेट क्या हो जाएगी और ये प्लेट क्या हो जाएगी? अगर ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, पार्टिकल फिर से यहाँ आके अब कहाँ भागेगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगी? यहाँ से यहाँ। तो चार्ज पार्टिकल कहाँ से कहाँ जाएगा? अरे अब चार्ज पार्टिकल फिर से इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, क्या इलेक्ट्रिक जब यहाँ तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ेगी, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल इधर आएगा, क्या तब उसकी स्पीड बढ़ेगी? क्योंकि वहाँ कौन है? कौन है? और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को बढ़ाती है। लेकिन अगर स्पीड बढ़ गई तो रेडियस भी तो बढ़ेगा। देखो इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, अगर स्पीड बढ़ गई तो रेडियस, मतलब अगला चक्कर ये छोटा नहीं, अगला चक्कर इतना बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगला चक्कर, नेक्स्ट चक्कर इससे बड़ा होगा। हाँ, अच्छा ठीक है। अब वो चक्कर पे आज रुक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए, फिर ये अंदर आ गया, स्पीड बढ़ गई और अंदर आ गया। अब अंदर यहाँ घुसा, यहाँ देखा फिर से आसपास कुछ नहीं, लेकिन क्या आ रही है? वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अरे परपेंडिकुलर हो गई। और जब ये होता है तो क्या होता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है। लेकिन अब जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या बढ़ गई? वेलोसिटी। ये फॉर्मूला इधर लगा है, वेलोसिटी बढ़ गई क्योंकि यहाँ आने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को छू के आया है, ठीक है। तो जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, रेडियस बढ़ा, अब फिर से ये कहाँ जाएगा? बीच में। लेकिन जैसे ही वो वापस बीच में आया, फिर से क्या चालू हो जाएगी? जैसी पॉजिटिव हाफ साइकिल चालू हुई, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? फिर ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगी? अब फिर ये चार्ज पार्टिकल कहाँ भागेगा? फिर अंदर गया। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड को छू के गया, अब वापस से वेलोसिटी क्या होगी? अब अंदर गया ये बढ़ी हुई वेलोसिटी के साथ। अब क्या मिल गई यहाँ पे? यहाँ पे क्या थी वेलोसिटी? यहाँ पे क्या थी? फिर से वही हाल। अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा? फिर घुमा देगा। लेकिन अब रेडियस इससे बड़ा, क्यों? फिर घूम के इधर आया, जैसे यहाँ पहुंचा, फिर क्या चालू हो जाएगी? फिर से ये प्लेट का क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये ऐसा करते करते ये रेडियस बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा ये यहाँ पहुंचेगा, डिफ्लेक्टर इसको थोड़ा सा वो कर देगा, बाहर से निकल के फोड़ के रख देगा। समझ में आया? ये था पूरा वर्किंग साइक्लोट्रॉन का। है क्या था क्या नहीं इंटरेस्टिंग? हाँ, ये तभी समझ पाओगे जब ये इतनी आसानी से क्यों बोल पाया, क्योंकि ये सब अपने को समझ में आया था कि जब V और V परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है, जब V और V पैरेलल होता है तब क्या होता है, कौन सी फील्ड चला सकती है चार्ज को, कौन सी फील्ड नहीं चला सकती है चार्ज को, कौन सी फील्ड वेलोसिटी को इफेक्ट करती है, कौन सी नहीं करती है, कौन सी स्पीड बढ़ा सकती है, कौन सी स्पीड नहीं बढ़ा सकती है। ये सब अपने दिमाग में पहले जमा थे, इसलिए आप साइक्लोट्रॉन को इतने अच्छे से समझ पाए। फील हुआ कि नहीं पूरा कि हाँ यार ऐसा ही होगा, एकदम समझ, एकदम इतनी स्पीड बढ़ जाएगी और ये रेडियस क्यों बढ़ता जा रहा है वो भी अपने को समझ में आया। अपन पूरी इक्वेशन को ना रियलिटी से मर्ज करके समझ रहे। ये इक्वेशन ऐसी नहीं निकली थी, अब बुक में है, ये पढ़ना है, एग्जाम में इसके मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आप सोच रहे हो इसी इक्वेशन को आपने रियलिटी में अप्लाई कर दिया, लग रहा है कि नहीं? हाँ कि वो वेलोसिटी बढ़ेगी तो हाँ यार आर भी बढ़ेगा। अच्छा, क्या ये आपको वो प्रॉब्लम याद है जो मैंने कहा था लंबी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा टाइम तक रखना है, यहाँ लेंथ बढ़ी क्या? नहीं, सिर्फ शेप चेंज करने से ही होगा। हमने इसको सर्कल में बना दिए, देखिए वो प्रॉब्लम यहाँ हमने कैसे एलिमिनेट किए, इसको तो डी के फॉर्म में रख दिए, ये डी कभी बढ़ा ही नहीं, पूरा बाहर निकल गया कभी, लेकिन ये डी बढ़ा ही नहीं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आता भी जा रहा था। वो लोग क्लियर है?
अच्छे से समझ में आया पूरे साइक्लोट्रॉन का वर्किंग कैसा। अब जब ये यहाँ तक पहुंचेगा ये इतना एक्सेलरेटेड हो जाएगा, क्योंकि हर चक्कर में क्या हो रहा है, वेलोसिटी मैंने तो यहाँ अपने को छोटी जगह इसके लिए इतना सा बना हुआ, वरना आप समझ रहे हो ये मिलियंस ऑफ राउंड लगा चुका होगा अंदर। तो क्या लेवल की इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर इसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो क्या बहुत ज्यादा होगी। अब ये इतनी ज्यादा एनर्जी होगी ना, तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की न्यूक्लियर एनर्जी है ना, इसको भी सरपास कर जाएगी, फाट हो जाएगी। समझ में आया, क्लियर है। जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा पार्टिकल इतना एक्सेलरेटेड होगा ना कि सामने जो भी रहेगा न्यूक्लियर तो कुछ भी हो फोड़ देगा उसको। फिर हम लोग वो जो भी सामने उसको स्टडी कर सकते हैं। वो लोग क्लियर है, यस ये पूरा अच्छे से सबको समझ में आया, Yes. ठीक है, क्लियर है, पक्का।